जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं संगीत मैनुअल से एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं बीपीएससी टीआरई 4, नेट, जेआरएफ, सीटेट, एस्टेट, सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसके पहले वाला वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक प्रश्न बना चुके हैं। आज हम 101 से 200 तक प्रश्न देखेंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्चिक। ठीक है जी, आर्चिक। अगला सवाल देखिए, 102 नंबर पूछ रहा है, 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? 3 स्वरों से युक्त, 3 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहते थे? तो आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामिक। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से है? तो षड्ज का संबंध आपको किस रंग से है बताना है, तो लाल रंग से। ठीक है जी, लाल रंग से षड्ज है। सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है? तो सुनहरी रंग आपको बताना है गंधार। सुनहरी रंग गंधार से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर से है? तो सही संबंध हो गया हाथी। ठीक है जी। धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा जाता है? धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभत्स। ठीक है जी, विभत्स हो गया। देखिए, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था? ठीक है जी, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था? तो सही स्वर हो जाए, सही उत्तर हो जाएगा षड्ज। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भरतकाल के षड्ज का स्थान, भरतकाल के षड्ज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा पंचम। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 109 नंबर, प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक में कौन सा स्वर बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोमल गंधार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? अंतर्गंधार को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो शुद्ध गंधार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है इसमें, आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? तो षड्ज, षड्ज को अवर्जित माना गया है। किसी भी राग में षड्ज को आप वर्जित नहीं कर सकते हैं। इसको अचल या अस्थाई स्वर कहा जाता है। देखिए, अगला सवाल है, भरत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? तो नौ त्रयोदश, नौ त्रयोदश। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 113 नंबर, पंडित सारंग देव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अष्टद्वादश। ठीक है जी, अष्टद्वादश। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुत्यांतर कितनी बार आना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। ठीक है जी, 3 बार सही उत्तर हो जाएगा, 3 बार। अगला सवाल देखिए, षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3:2। ठीक है जी, 3:2। 116 नंबर सवाल है, षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर, षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर रेशियो कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4:3। यहाँ षड्ज पंचम का है 3:2 और यहाँ षड्ज मध्यम का है 4:3। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? तो 3। ठीक है जी, 3। अगला सवाल देख लीजिए, किसी स्वर को बजाने से उसमें से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इस स्वरों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा
स्वयंभू स्वर। ठीक है जी, स्वयंभू स्वर। अगला सवाल देख लीजिए 119। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में आपको हार्मोनिक्स कहा जाता है, हार्मोनिक्स। ठीक है जी। तानपुरे की मद्र सा, तानपुरे की मद्र षड्ज की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पंचम षड्ज से कितने गुणा ऊंचा है? पंचम जो षड्ज से कितना गुणा ऊंचा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1.5 गुना। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आधुनिक बीड़ा, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आधुनिक बीड़ा सितार के किस पर्दे को भरत का षड्ज मानते हैं? किस पर्दे को भरत का षड्ज मानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य पंचम के पर्दे को। ठीक है जी, मध्य पंचम के पर्दे को। अगला सवाल देखिए, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध दैवत की, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी अगर षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है? पाश्चात्य संगीत में शुद्ध दैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 400। ठीक है जी, 400 आंसर हो जाएगा इसका, 400। अगला सवाल देखिए, षड्ज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्री निवास के दैवत की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो 405। ठीक है जी, कितना होगी? 405। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संगीत परिजात के अनुसार अगर हम बीड़ा की तार को 36 इंच का माने तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? तो धैवत होगा। ठीक है जी, मेरु से 15 इंच की दूरी पर कितना, कौन सा स्वर होगा? तो धैवत। पंडित अहोबल ने तार षड्ज, पंडित अहोबल ने तार षड्ज तथा मेरु के मध्य की किस स्वर को स्थापित किया है? पंडित अहोबल ने तार षड्ज तथा मेरु के मध्य में किस स्वर को स्थापित किया है? तो मध्यम को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पंडित अहोबल ने मेरु तथा घुड़च के मध्य, मेरु तथा घुड़च के मध्य किस स्वर को रखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा तार षड्ज को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा षड्ज। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, एक पूरे सप्तक का अंतराल कितना माना गया है? एक पूरे सप्तक का अंतराल कितना माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 101 सेवर्ट। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, एक सप्तक को कितने सेंट में बांटा गया है? एक सप्तक को कितने सेंट में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1200 सेंट में। ठीक है। सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सेंट पद्धति का जनक बताइए किसको माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एलिस को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पंडित सारंग देव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सकें ऐसा स्वर समूह क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 133 नंबर, पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहते हैं? तो स्केल। ठीक है जी। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? तो मतंग मुनि ने की है बृहदेशी में। ठीक है जी, ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम बृहदेशी में मतंग मुनि ने व्याख्या की है। अगला सवाल देख लीजिए, महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? कितने ग्रामों का वर्णन किया है? तो 2। देखिए, प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो प्रत्येक ग्राम में आपको 22 श्रुतियाँ होती है। ठीक है जी। आप जानते ही हैं षड्ज मध्यम पंचम का 4 श्रुति होता है। देखिए, षड्ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ होती है? तो आप जानते हैं ऋषभ की, देखिए ऋषभ की श्रुति 3 और धैवत की भी 3 होती है। गंधार और निषाद की 2-2 होती है। षड्ज और मध्यम और पंचम की सभी की 4-4 होती है। ठीक है जी। तो इस तरह से 22 श्रुतियाँ हो जाती है। 138, षड्ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 17वीं श्रुति पर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त होता है? मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। मध्यम ग्राम में पंचम की 3 श्रुतियाँ होती है। ठीक है जी। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती है? मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियाँ होती हैं?
तो 4। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो मूर्छना। मूर्छना कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं? तो 7 मूर्छनाएं होती है। देखिए मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई हैं? तो मूर्छनाएं आपको जो है 4 प्रकार की मानी गई हैं। देखिए भरत के अनुसार षड्ज ग्राम की प्रथम मूर्छना, भरत के अनुसार षड्ज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बीड़ा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? तो मध्यम से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। षड्ज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं, षड्ज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 56। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो सौवीरी। ठीक है जी। आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रजनी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। उत्तर मंदा नामक मूर्छना के स्वर, उत्तर मंदा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश हैं? तो काफी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना, षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभिरुद्ध गता, अभिरुद्ध गता। ठीक है जी। षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो आपको सही उत्तर बताना है उत्तर मंदा। ठीक है, उत्तर मंद्रा। 151 नंबर। मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? आपको बताना है भरत मत का कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुद्धा। जबकि पूर्णा, पूर्णा है षडवा है, उसके बाद साधारणा है, शुद्धा नहीं है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 152 नंबर। शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार, शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो शांतरा मूर्छनाएं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर, शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं वे देखिए सकाकली मूर्छनाएं कहलाती है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः, प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूटतानें बनती हैं? तो 5040। ठीक है जी, 5040। अगला सवाल देख लीजिए 155 नंबर। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे माना जाता है? तो द्वादश स्वर मूर्छना के जनक किनको कहा जाता है? तो मतंग मुनि को। ठीक है। अगला सवाल देखिए। जातियां कितनी मानी गई हैं? तो जातियां आप जानते हैं 18 मानी गई हैं। अगला सवाल देखिए। भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? तो भरत के काल में जाति गायन का प्रचार था। अगला सवाल देख लीजिए। षड्ज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं? तो कितनी जातियां उत्पन्न होती है षड्ज ग्राम से? तो 7। ठीक है जी। मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती हैं? तो 11। ठीक है जी। षड्ज ग्राम से 7 जातियां और मध्यम ग्राम से 11 जातियां, याद रखना है। देखिए षड्ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी हैं? तो षड्ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां आपका 4 है। ठीक है। मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 3। तो षड्ज से 4 और मध्यम ग्राम से शुद्ध जाति 3 आती है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए मध्यम ग्राम से कितनी जातियां शुद्ध? तो 3 और षड्ज से 4। ठीक है। गंधारी जाति, देखिए गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? गंधारी जाति बताइए किस ग्राम से उत्पन्न होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यम ग्राम से। देखिए धैवत जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? तो षड्ज ग्राम से। अगला सवाल देख लीजिए। आंधी, आंधी जाति कह रहा है आदि जाति, आदि जाति किन 2 श्रुतियों से मिलकर बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंधारी प्लस आरसभी। गंधारी प्लस आरसभी से आपको आंध्री जाति बनती है। ठीक है। साडजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से किस जाति का उत्पत्ति होता है? साडजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से कौन सी जाति का उत्पत्ति होता है? तो षड्ज कौशिकी जाति। ठीक है जी। षड्ज कौशिकी जाति। देखिए जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? तो जातियों के भाई साहब आप 10 लक्षण माने गए हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 167 नंबर। बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? बताइए। तो आपको बताना है 10 जाति।
10 जाति लक्षण वर्णित है। ठीक है जी। जाति गायन का प्रचार किस काल में था? तो आपको सही उत्तर बताना है, भरत के काल में था जाति गायन का प्रचार। अगला सवाल देख लीजिए, जिस स्वर से जाति गायन का आरंभ होता है उस स्वर को क्या कहा जाता था, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रह स्वर। ठीक है जी। और जहां समाप्त करते हैं उसको न्यास के स्वर। ठीक है जी। देखिए, जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर क्या कहलाता था? तो अपन्यास। ठीक है जी। मध्य बीच में जहाँ रुकना हो तो मध्य अपन्यास कहते हैं। देखिए, जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता है वह क्या कहलाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यास। ठीक है जी। देखिए, स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, जिसके द्वारा आप राग विस्तार करते हैं तो वो कहलाता है तान। ठीक है जी। क्या कहलाता है? तान। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत के अनुसार ऑडो साडो स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो तान कहलाता है। ऑडो साडो स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो तान। देखिए, महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी प्रकार की तानों का वर्णन किया है? तो 84। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो सपाट तान। ठीक है जी। सपाट तान कहते हैं। देखिए, औचरक तान में अगला सवाल देखिए, कह रहा है औचरक तान में देखिए हर स्वर 2 बार लिया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, स्वरों को चक्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। 177 नंबर सवाल है, 177। सारंग देव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किसी प्रणाली का उपयोग होता था? तो सही उत्तर हो जाएगा खंडमेरु। ठीक है जी। खंडमेरु। अगला सवाल देख लीजिए, 178 नंबर सवाल है, तान के अनेक स्वर प्रस्तारों में से किसी एक स्वर के प्रस्तार के स्वरूप को जानना क्या कहलाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा नष्ट। अगला सवाल देखिए, सपाट तान का दूसरा नाम क्या होता है? तो बताइए सरल तान। ठीक है जी। सपाट तान को सरल तान भी कहा जाता है। देखिए, संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में आपको 15 गमक बताए गए हैं। देखिए, आधुनिक मीड को किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक मीड को किस नाम से? तो प्लावित गमक। ठीक है जी। प्लावित गमक के नाम से। अगला सवाल देख लीजिए, त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं? तो पुकार। ठीक है जी। विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो 9 रसों का वर्णन किया है। विद्वानों ने 9 रसों का वर्णन किया गया है। देखिए, अगला सवाल देखिए, 184 नंबर, आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो रसों की संख्या 11 रस माने गए हैं। आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस नए माने हैं? तो भक्ति और वात्सल्य नए 2 रस माने गए हैं। ठीक है जी। शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? शांत रस का अस्थाई भाव बताना है आपको। अस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। ठीक है जी। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? किस रस को रसराज के नाम से जानते हैं? तो श्रृंगार रस को। अगला सवाल देख लीजिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है आपको रति। ठीक है जी। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव आपका है शोक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय रस शास्त्र का प्रतीक है। ठीक है जी। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बामगार्टन। ठीक है जी। बामगार्टन। अगला सवाल देख लीजिए, विभाव कितने माने गए हैं? तो 2 विभाव 2 माने गए हैं। देखिए, मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाला भाव क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है जी। क्या कहलाते हैं? तो संचारी भाव। 194 है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी भाव। ठीक है जी।
व्यभिचारी भाव। अगला सवाल देख लीजिए, संचारी भाव कितने माने गए हैं? तो संचारी भाव आपके 33 माने गए हैं। देखिए, आचार्य भट्ट लोलट के रस संबंधी दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? आचार्य भट्ट लोलट के रस संबंधी दृष्टिकोण को हम उपपत्तिवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, उपपत्तिवाद, उत्पत्तिवाद या उपपत्तिवाद। ठीक है जी। रस के संबंध में अनुमितवाद की स्थापना किस विद्वान ने की थी? तो शंकुक ने। ठीक है जी। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो संचारी भाव भय नहीं है। ठीक है जी। 199 नंबर, पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, पीड़ा को जो है संचारी भाव में रखा गया है, संचारी भाव में। ठीक है जी, पीड़ा को संचारी भाव में रखा गया है। देखिए, प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? तो निबद्ध गान का। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन और आपका सहयोग मिलेगा। ठीक है जी। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी आप हमें सहयोग करिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लगने वाला है। थैंक यू।